नमस्कार दोस्तों, सुरभि क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं रामावतार शर्मा। देखिए दोस्तों, आज की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें हिंदी और संस्कृत का बहुत महत्व है। इसे देखते हुए हमने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से संस्कृत और हिंदी की जो व्याकरण है उसकी शुरुआत की है। देखिए दोस्तों, हम यदि संस्कृत की बात करें तो आज जो बीएससी की परीक्षा होती है तो उसका जो पाठ्यक्रम होता है उसके 5 भाग होते हैं। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, दूसरा भाग होता है मानसिक योग्यता, तीसरा भाग होता है शिक्षण अभिक्षमता, चौथा भाग होता है अंग्रेजी और 5वें भाग के रूप में 2 विकल्प होते हैं, या तो हिंदी लीजिए या संस्कृत। ये अपनी रुचि पर निर्भर करता है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो या तो संस्कृत स्कूल से पढ़े होते हैं या उनके 12वीं में संस्कृत होती है, तो उनकी संस्कृत में बहुत रुचि होती है। तो उसे देखते हुए जब हम बीएसटीसी का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में 2 साल की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद में एक एग्जाम होता है जिसका नाम है रिट। तो बीएसटीसी के लिए रिट लेवल होता है और बीएड वालों के लिए रिट लेवल 2 होता है। तो दोनों परीक्षाओं में भी संस्कृत जो भाषा है वह एक विकल्प के रूप में होती है। उसके बाद आप सेकंड पीरियड लीजिए तो वहां पर भी सिलेबस में जीके यानी जनरल नॉलेज के अलावा वैकल्पिक रूप में संस्कृत होती है, जिसके 2 भाग होते हैं। एक भाग साहित्य होता है और एक भाग व्याकरण होता है। उसके बाद फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा लीजिए, उसमें भी जो पाठ्यक्रम होता है उसमें एक भाग जनरल नॉलेज का रहता है, एक भाग वैकल्पिक विषय का होता है। तो वहां पर भी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो संस्कृत में रुचि रखते हैं, तो वहां पर भी वह या तो संस्कृत चुनते हैं या हिंदी भाषा चुनते हैं। तो संस्कृत चुनने वाले विद्यार्थियों के सामने वहाँ साहित्य और व्याकरण दोनों पढ़ने होते हैं। तो उस दृष्टि से हमने यहाँ पर हमारे YouTube चैनल के माध्यम से संस्कृत ग्रामर पढ़ाने की शुरुआत की। देखिए दोस्तों, आज हम संस्कृत ग्रामर की शुरुआत करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया बीएसटीसी रिट लेवल फर्स्ट, रिट लेवल सेकंड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है। हम जो जिस तरीके से यहाँ पर ग्रामर पढ़ाएंगे वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा और उसी अनुपात में पढ़ाएंगे। देखिए दोस्तों, जो मैटर होता है लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सेम होता है। बस इतना है कि प्रश्न पूछने का जो स्तर है वो थोड़ा कठिन और थोड़ा सरल हो जाता है। वह प्रतियोगिता परीक्षाओं का जो स्तर है उसके ऊपर निर्भर करता है। चलिए दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं संस्कृत की। संस्कृत जो कि हम जानते हैं एक क्या है, भाषा है। संस्कृत क्या है, एक भाषा है। तो जब हम किसी भी विषय को पढ़ते हैं तो उसका सामान्य ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। तो हम ये जो हमारी संस्कृत भाषा है उसका सामान्य ज्ञान शुरू कर रहे हैं। देखिए, भाषा जो शब्द है, एक नॉर्मली सामान्य प्रश्न बनता है कि भाषा शब्द की रचना या व्युत्पत्ति बताइए। सामान्य प्रश्न है, कभी कभी पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, तो हमें इसकी नॉलेज होना जरूरी है। देखिए दोस्तों, तो भाषा शब्द जो कि एक संस्कृति भाषा तो होती है, उसमें टा प्रत्यय जिसका आ शेष बचता है उससे भाषा शब्द की रचना होती है। यानी भाषा शब्द किससे बना है, भाष धातु में टा प्रत्यय जोड़ने पर। यदि प्रश्न बने कि भाषा शब्द की प्रकृति और प्रत्यय बताइए, तो वहां पर भी हम इसकी प्रकृति प्रत्यय क्या बताएंगे, भाष शब्द में टा प्रत्यय जुड़ने से भाषा शब्द बनता है। चलिए दोस्तों, तो भाष क्या है, एक धातु है और टा क्या है, एक प्रत्यय है। इससे ही भाषा शब्द का निर्माण होता है। भाषा जो संस्कृत की जो भाष धातु है इसका अर्थ होता है बोलना। भाष धातु का अर्थ होता है बोलना। इस आधार पर भाषा शब्द का अर्थ होगा बोली जाने वाली। चलिए आगे, किसी भी चीज को हम जानते हैं तो उसकी परिभाषा भी जानना जरूरी है।
तो भाषा शब्द की जो परिभाषा है सर्वमान्य परिभाषा है, सभी जानते हैं। फिर भी देखिए, परिभाषा अपने भावों और विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। भाषा किसे कहते हैं? अपने भावों और विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा कहलाता है। देखो, भाव और विचार क्या है? जैसे मान लीजिए मेरे मन में मुझे प्यास लग रही है, भाव उठा के मेरे लिए कोई पानी लेकर आए, तो मुझे हिंदी या संस्कृत का ज्ञान है, तो मैं अपने उस भाषा में ही सामने वाले जो भी व्यक्ति है, पर्सन है, उससे कहेंगे कि भाई आप मेरे लिए पानी लेकर आओ, वो लेकर आएगा। तो जो मैंने अपना भाव उस तक पहुंचाया, उसका माध्यम क्या है? भाषा है। तो अपने भाव और विचार, विचार यानी सभी के अपने अपने क्या होते हैं? विचार होते हैं। कोई भी व्यक्ति है, किसी चीज को देख रहा है कि या किसी घटना विशेष है, उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करता है, तो वो जो विचार व्यक्त करता है वो भी किसके माध्यम से करेगा? भाषा के माध्यम से ही करेगा। तो देखिए दोस्तों, परिभाषा पूछी जाए कि भाषा किसे कहते हैं, या यूं पूछा जाए कि अपने भावों और विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम या साधन भी हो सकता है, क्या कहलाता है? तो हमारा उत्तर होगा भाषा। वो क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। आगे प्रश्न बनता है कि भाषा के अंग बताइए। भाषा के अंग बताइए। अंग का अर्थ है यहाँ दोस्तों कि भाषा, कोई भी भाषा है, कोई भी लैंग्वेज है, उसको सीखने के लिए वह किन अंगों पर निर्भर करती है। ऐसे कौन से अंग है जिनका हम अध्ययन करें, जिससे हमें उस भाषा का संपूर्ण रूप से, समग्र रूप से हमें उसका ज्ञान हो। तो भाषा के दो अंग होते हैं दोस्तों। भाषा के कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं, जिसके माध्यम से हमें उस भाषा का संपूर्ण यानी समग्र ज्ञान प्राप्त होता है। वो दो अंग कौन कौन से हैं? पहला है व्याकरण। पहला क्या है? व्याकरण है। और दूसरा क्या है? साहित्य। देखिए दोस्तों, दोनों का बड़ा महत्व है। व्याकरण जो कि किससे संबंधित है? शुद्धिकरण, यानी जहां तक कोई भी लैंग्वेज या भाषा आप सीख रहे हैं, तो उसे तब तक आप नहीं सीख सकते जब तक कि उसके व्याकरण का ज्ञान आपको नहीं है। जब आपको व्याकरण का ज्ञान होगा, उसके बाद ही आप उस भाषा का जो प्रयोग है वो शुद्ध रूप से कर सकते हैं। यानी जैसे उदाहरण लेते हैं हम, जैसे संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं और हम लिख रहे हैं रवींद्रः पुस्तकम पठति। यदि हमें भाषा का ज्ञान नहीं है तो प्रश्न उठता है कि क्या ये वाक्य शुद्ध है? यदि हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो ये जो वाक्य लिख रहे हैं हम, ये हमें क्या लगेगा? शुद्ध ही लगेगा। लेकिन जिसे व्याकरण का ज्ञान है वो कह देगा नहीं, ये वाक्य शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है रविंद्र, जो कि व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अशुद्ध है। कैसे अशुद्ध है? देखिए, यदि इस शब्द की रचना देखे, व्युत्पत्ति देखे, तो रवि जो शब्द है उसमें इंद्र शब्द जुड़ा है। संधि हो रही है यहाँ पर ई में लेगा, दीर्घ संधि होकर बड़ी ई हो जाएगी और शब्द बनेगा रविंद्र। रविंद्र शब्द बनेगा। तो इस रविंद्र और इस रविंद्र में देखिए, यहाँ पर छोटी ई है और यहाँ पर बड़ी ई है, तो ये इसका क्या है? शुद्ध रूप है। अब इसका ज्ञान कब होगा? जब हमें व्याकरण के अंतर्गत संधि का क्या होगा? ज्ञान होगा। तो कहने का मूल अर्थ यही है दोस्तों कि व्याकरण क्या करती है? भाषा का शुद्धिकरण हमें सिखाती है। दूसरी बात, साहित्य। प्रत्येक भाषा का अपना क्या होता है? एक साहित्य होता है। यानी जो भाषा के बड़े बड़े विद्वान हैं वो अपने विचारों को, है ना, किसी लिखित रूप में रखते हैं, ग्रंथों के रूप में रखे, पुस्तकों के रूप में रखे, वो उसका क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। जब हम उस भाषा का साहित्य पढ़ते हैं तो हमें उस भाषा के साहित्य से उसके शब्द को उसका क्या होता है? ज्ञान होता है।
मान लीजिए संस्कृत में बहुत सारे शब्द है, जैसे शशक यानी खरगोश है ना, वन यानी जंगल है। ऐसे बहुत सारे शब्द है जिनका ज्ञान हमें किससे होगा, साहित्य से ही होगा। साहित्य को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि इस शब्द को संस्कृत में इस नाम से जाना जाता है। तो शब्दकोश का यदि हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो उस भाषा का क्या पढ़ना पड़ेगा, साहित्य। यदि उस भाषा का शुद्धिकरण हमें ज्ञान होना चाहिए, शुद्धिकरण का, उसे शुद्ध रूप में हमें प्रयोग में लेना चाहिए, तो उसका जो व्याकरण है, उसकी जो व्याकरण है, उसका ज्ञान अनिवार्य है। तो देखिए दोस्तों, एक बार फिर देखते हैं। पहला हमने देखा भाषा, भाषा शब्द की रचना या व्युत्पत्ति, यानी भाषा शब्द कैसे बना। प्रश्न बनता है, कहीं पर भी बन सकता है कि भाषा शब्द कैसे बनता है। तो सीधी सी बात है, भाषा शब्द में संस्कृत की क्या है, भाष धातु है। जहां पर भी धातु शब्द प्रयोग में होता है तो ठीक है, नहीं तो इसके स्थान पर प्रकृति शब्द का भी प्रयोग होता है कि अमुक शब्द का प्रकृति प्रत्यय बताएं। तो प्रकृति आए या धातु आए, हमें क्या बतानी, भाष। दूसरा प्रत्यय, तो प्रत्यय कौन सा है यहाँ पर, एक टा प्रत्यय है ना, जो जिसका आ से बनता है और इससे भाषा शब्द बनता है। दूसरा हमने देखा परिभाषा, यानी कि भाषा किसे कहते हैं, अपने भावों और विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा कहलाता है। यानी कोई भी मेरे अंदर भाव उठ रहा है या आपके अंदर भाव उठ रहा है, उसे आप तभी व्यक्त कर सकते हो जब उसे उस भाषा का क्या हो, संपूर्ण रूप से ज्ञान हो। मान लीजिए सृष्टि के अन्य प्राणी हैं, वो अपने भाव हमारे सामने क्यों नहीं रख पाते, क्योंकि उन्हें भाषा का ज्ञान नहीं होता। तो भाषा का ज्ञान भी नहीं होता है, वो अपने भाव और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। आगे चलिए, कोई भी भाषा में सीखनी है तो उसके जो अंग है उनका ज्ञान होना जरूरी है। तो भाषा को सीखने के लिए, संस्कृत भाषा को सीखने के लिए उसके दो अंगों का ज्ञान होना जरूरी है। तो भाषा के दो अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं, दो, जिसे हमें उस भाषा का समग्र यानी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। तो भाषा के दो अंग है, व्याकरण और साहित्य। उनकी अपनी अपनी एक क्या है, भूमिका है। क्या भूमिका है, व्याकरण में हमें शब्दों का शुद्धिकरण का ज्ञान होता है कि कौन सा शब्द शुद्ध है या कौन सा अशुद्ध है। यदि हम अशुद्ध शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें भाषा का पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो भाषा के पूर्ण ज्ञान के लिए व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। दूसरा है साहित्य। साहित्य से हमें शब्दकोश का ज्ञान होता है, यानी नवीन नवीन जो शब्द है, नव नव जो शब्द है, उनका ज्ञान हमें साहित्य के माध्यम से ही होता है। तो दोस्तों, ये भाषा से संबंधित सामान्य जानकारी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हमने वहां पर पढ़ा कि भाषा की व्युत्पत्ति रचना कैसी होती है। इसे भाष धातु में टा प्रत्यय जोड़ने से भाषा शब्द बनता है, हमने देखा। फिर देखा हमने कि भाषा किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा जानी, अपने भावों और विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है, जैसा हमने वहां पढ़ा। उसके बाद में तीसरा था भाषा के अंग, यानी जिसके माध्यम से हमें भाषा का ज्ञान प्राप्त होता है, वो भाषा के अंग कौन कौन से। तो वहां दो अंग पढ़े हमने, पहला पढ़ा व्याकरण और दूसरा क्या था, साहित्य। व्याकरण जो कि शब्दों के शुद्धिकरण की दृष्टि से अनिवार्य है, और दूसरा क्या था, साहित्य, जो कि शब्दकोश की दृष्टि से अनिवार्य है। अब देखिए दोस्तों, हम मूल तथ्य की ओर आते हैं। हमारा जो मूल उद्देश्य है व्याकरण, उसका अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उसकी जो रचना है वह जानना जरूरी है। जैसे कि व्याकरण शब्द है, इसकी रचना और व्युत्पत्ति क्या है। प्रश्न यहाँ से भी बनता है, ये व्याकरण शब्द की रचना या व्युत्पत्ति क्या होती है, हमें ज्ञान होना चाहिए। देखिए दोस्तों, व्याकरण शब्द में दो उपसर्ग जुड़े हुए हैं, पहला विउपसर्ग, दूसरा आंग उपसर्ग। संस्कृत भाषा में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। कुल कितने उपसर्ग होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। उनमें से एक उपसर्ग है
आंग उपसर्ग, जिसका क्या शेष बचता है, आशेष बचता है। इन दोनों उपसर्गों में क्री धातु, कौन सी धातु, क्री धातु जोड़ने पर तथा उसके बाद लुट प्रत्यय जोड़ने पर व्याकरण शब्द की निष्पत्ति होती है, यानी कि व्याकरण शब्द बनता है। पूछा जाए व्याकरण शब्द कैसे बनता है, हम बता सकते हैं वी उपसर्ग प्लस आंग उपसर्ग प्लस क्री धातु प्लस लुट प्रत्यय, इससे क्या बनता है, व्याकरण शब्द बनता है। ये व्याकरण शब्द की रचना या व्युत्पत्ति कहलाती है। देखिए दोस्तों, इसका व्याकरण जो शब्द है, इसका विस्तृत ज्ञान हम जो हमारा अगला टॉपिक होगा प्रत्यय, उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। यदि सामान्य रूप से आप देखना चाहो तो यहाँ पर वी उपसर्ग में जब आंग उपसर्ग का आदि होता है तो वी में जो ई है ये ज्ञान संधि के अनुसार ये में बदल जाएगा और व्या शब्द बन जाएगा। व्या के बाद में जब लुट प्रत्यय क्री धातु में जुड़ेगा तो क्री धातु की जो री है, री स्वर है, इसे गुणादेश हो जाता है। क्या हो जाता है, गुणादेश, और कर शब्द बन जाएगा। फिर लुट शब्द में ल का लोप और ट का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्या शेष बचा, यू। एक सूत्र आता है यू और ना को, यू और ना को। वह सूत्र कहता है कि यू और उ को अन और अक आदेश करना चाहिए, यानी यू के स्थान पर तो अनादेश कर दो और वो के स्थान पर अकादेश कर दो। अब यहाँ क्या शेष बचा, यू, तो यहाँ पर अनादेश कर दिया जाता है, तो व्या कर प्लस अन बनेगा व्याकरण। फिर वो ना इस र के कारण इसमें बदल जाएगा, अड़ा में बदल जाएगा और शब्द की निष्पत्ति होगी व्याकरण। चलिए दोस्तों, यहाँ पर कहीं कहीं पर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसे पूछ लिया व्याकरण शब्द में कितने उपसर्ग जुड़े हुए हैं, तो ये भी हमें ध्यान होना चाहिए कि व्याकरण शब्द में 2 उपसर्ग है, और कौन से, वी उपसर्ग और संस्कृत का आंग उपसर्ग। पूछ लिया जाए व्याकरण शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो कौन सा प्रत्यय है, लुट प्रत्यय है, तो इसका ज्ञान होना हमें अनिवार्य है। तो ये दोस्तों क्या है, व्याकरण शब्द की रचना और व्युत्पत्ति। आगे चलते हैं, आगे हम इसकी परिभाषा पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो उसकी परिभाषा भी क्या है, संस्कृत में ही पढ़ें। इसकी परिभाषा जो कि एक सर्वमान्य परिभाषा है, यानी सामान्य परिभाषा है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। क्या परिभाषा दी गई, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। व्याक्रियन्ते यानी निर्माण करना, व्युत्पाद्यन्ते यानी रचना करना, शब्दाः शब्दों की यानी शब्दों की निर्माण, शब्दों की रचना करना या शब्दों का निर्माण करना, अनेन जिस ग्रंथ के द्वारा होता है वह ग्रंथ ही क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। किसे कहते हैं व्याकरण, जिनसे शब्दों की रचना और निर्माण करने का ज्ञान होता है उस ग्रंथ को व्याकरण कहा जाता है। ये देखिए, व्याकरण यानी निर्माण करना, व्युत्पादन यानी रचना करना, शब्द यानी शब्दों की रचना करना या शब्दों का निर्माण करना, ये जिस ग्रंथ के द्वारा, अनेन जिस ग्रंथ के द्वारा ये होता है वो व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वह व्याकरण। संस्कृत में हम आगे पढ़ेंगे कि वेद रूपी पुरुष को जानने के लिए उसके 6 अंग पढ़े जाते हैं, उन 6 अंगों में भी व्याकरण शब्द शामिल है। आगे चलो दोस्तों, संस्कृत के एक बहुत बड़े आचार्य हुए पतंजलि, जिनसे आप परिचित होंगे। इनका एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है योग सूत्रम। आज जितना भी योग सिखाया जाता है, जिस प्रकार का योग और आसन प्राणायाम आदि सिखाए जाते हैं, वह सारे कहाँ लिखे हुए हैं, पतंजलि के योग सूत्र नामक ग्रंथ में लिखे हुए हैं। तो देखिए, इन योग आचार्य पतंजलि ने एक व्याकरणिक ग्रंथ भी लिखा, महाभाष्य। इस कारण से इनका व्याकरण में भी बहुत महत्व है। देखिए, इन्होंने, पतंजलि ने क्या दी है, अपनी एक परिभाषा दी है इसकी, व्याकरण की, कि व्याकरण किसे कहा जाता है। इन्होंने कहा शब्दा अनुशासनम व्याकरणम। क्या कहा इन्होंने,
शब्दा अनुशासनम व्याकरणम, शब्दों का अनुशासित रूप ही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण किसे कहते हैं? शब्दों का अनुशासित रूप ही व्याकरण कहलाता है। यानी शब्दों को अनुशासित रूप में कहना ही क्या है? व्याकरण है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी शब्द हम शुद्ध बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सम्यक्तया बोल रहे हैं, तो वह किससे संभव है? केवल व्याकरण से ही संभव है। यदि हमें किसी भी भाषा के व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो हम उन शब्दों का शुद्ध रूप से प्रयोग नहीं कर सकते, अनुशासित रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। उसके लिए किस चीज की आवश्यकता है? उसके व्याकरण के ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। तो पतंजलि की जो परिभाषा है बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है, शब्दानुशासन व्याकरणम, शब्दों का अनुशासित रूप ही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। देखिए दोस्तों, ये जो परिभाषा है ये प्रतियोगिता जो परीक्षाएं होती है, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, नेट लेवल फर्स्ट है, सेकंड है, यहाँ तक कि बीएसटीसी है, तो इन परीक्षाओं में ये परिभाषा पूछी जाती है कि व्याकरण को शब्दों का अनुशासन किसने कहा है ना? व्याकरण को शब्दों का अनुशासन किसने कहा? तो वहाँ सही उत्तर क्या होगा? पतंजलि। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि पतंजलि के अनुसार व्याकरण किसे कहा जाता है? तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि शब्दानुशासनम व्याकरणम, यानी शब्दों का अनुशासन ही क्या है? व्याकरण है। यानी पतंजलि ने व्याकरण को शब्दानुशासन कहा है। क्या कहा है? शब्दानुशासन कहा है। तो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से हमें इसका ज्ञान होना जरूरी है। देखिए दोस्तों, आगे जो है वह है व्याकरण के त्रिमुनि। यानी व्याकरण जो आज हम सूत्र पढ़ रहे हैं, इन सूत्रों में किनके सूत्र है? तो वो व्याकरण के त्रिमुनि हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इनके सूत्र हम आज व्याकरण के रूप में पढ़ते हैं। ये तीनों आचार्य व्याकरण के क्या कहलाते हैं? त्रिमुनि कहलाते हैं। देखिए कौन कौन है? पाणिनि है, कात्यायन है, जिनका एक नाम वरुचि भी मिलता है, और पतंजलि है। देखिए दोस्तों, व्याकरण की जो त्रिमुनि है, यहाँ भी प्रश्न पूछा जाता है कि व्याकरण के त्रिमुनि में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन दे दिया, ए पाणिनि, बी कात्यायन और सी पतंजलि, और डी दे दिया वरदराज आचार्य। अब हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं, क्योंकि वरदराज आचार्य भी संस्कृत के क्या हुए हैं? बहुत बड़े विद्वान हैं, जिन्होंने मध्य सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी नामक दो प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे हैं। उनके जो सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी, उसको आज हम व्याकरण के रूप में पढ़ते भी है। तो कंफ्यूजन में आ जाते हैं, तो वहां ध्यान रखना चाहिए कि व्याकरण के त्रिमुनि तो केवल पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ही कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो हमें ज्ञात होना चाहिए दोस्तों कि व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन है? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इनकी जो ग्रंथ है, व्याकरणिक जो ग्रंथ है, उनके संबंध में भी हमें ज्ञान होना चाहिए। जैसे पाणिनि ने क्या लिखा? अष्टाध्यायी, कात्यायन ने क्या लिखा? वार्तिक, और पतंजलि ने क्या लिखा? महाभाष्य लिखा। यानी इनके ग्रंथ है, व्याकरणिक ग्रंथ है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, कात्यायन ने वार्तिक लिखा, और पतंजलि ने महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की है। तो यहाँ पर ग्रंथों से संबंधित भी प्रश्न बनता है दोस्तों कि जैसे पूछा कि वार्तिक किसने लिखी, तो हमें ज्ञान होना चाहिए किसने लिखी? कात्यायन। अष्टाध्याय के रचनाकार कौन है? तो कौन है? पाणिनि। महाभाष्यकार कौन है? तो कौन है? पतंजलि। इनका ज्ञान हमें होना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, एक बार फिर चलते हैं। व्याकरण शब्द की हम क्या समझ रहे थे? रचना और व्युत्पत्ति समझ रहे थे। पूछा जाए कि व्याकरण शब्द की रचना बताइए, तो वि उपसर्ग प्लस अंग उपसर्ग प्लस दे धातु प्लस व्युत्पत्ति, इससे व्याकरण शब्द की निष्पत्ति होती है, व्याकरण शब्द बनता है। तो ये क्या है? इसकी रचना और व्युत्पत्ति। दूसरा हमने पढ़ा व्याकरण की सामान्य परिभाषा। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। यानी व्याक्रियन्ते निर्माण करना, व्युत्पाद्यन्ते यानी रचना करना, किसकी? शब्दों की।
शब्दों की रचना करना और निर्माण करना जिस ग्रंथ के द्वारा हम सीखते हैं वही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वह व्याकरण कहलाता है। इसके बाद में जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण परिभाषा है, अत्यंत महत्वपूर्ण परिभाषा है, वह है किसकी? पतंजलि। क्या परिभाषा है? शब्दानुशासनम व्याकरण। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों, अनेक बार परीक्षाओं में पूछी भी गई है, इसलिए इसको आपको याद करना है। शब्दानुशासनम व्याकरणम यानी शब्दों का अनुशासित रूप ही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। ऐसा किसने कहा? पतंजलि। इसके बाद व्याकरण के त्रिमुनि पढ़े, यानी व्याकरण के जो बड़े बड़े आचार्य हुए उनमें से व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन कहलाते हैं? तो 3 कहलाते हैं, पाणिनि, फिर कात्यायन, फिर पतंजलि। इनका काल की दृष्टिकोण से है ना, इनका यही क्रम है। यानी पहले कौन हुए? पाणिनि, उनके बाद कात्यायन हुए और उनके बाद पतंजलि हुए। देखिए दोस्तों, व्याकरण में एक नियम है कि पाणिनि से संबंधित यदि कोई नियम में संशय है तो वहां पर कात्यायन का जो सूत्र है वो प्रमाणित माना जाएगा। कात्यायन से संबंधित कोई दुविधा है, समस्या है, तो वहां पतंजलि का जो सूत्र है या वो नियम है वो प्रमाणित माना जाएगा। ऐसा संस्कृत में क्या दिया गया है? नियम दिया गया है, उत्तरोत्तर नियम दिया गया है कि उत्तरोत्तर जो आचार्य हुए हैं उनका नियम ही प्रमाणित माना जाए, ऐसा संस्कृत में कहा गया है। देखिए दोस्तों, आज जो हमने मैटर पढ़ा वो आपको अच्छा लगा होगा। हम जो सुरभि क्लासेज यूट्यूब चैनल प्रारंभ कर रहे हैं, इसका उद्देश्य यह है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बेचारे गांवों से जुड़े होते हैं, कोचिंग बड़े बड़े शहरों में जो कोचिंगें चलती हैं वहां पर वह जा नहीं सकते, या कोई आर्थिक कारण होता है जिसकी वजह से वह कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो उनको सुविधा देने के लिए ही, उनको घर बैठे सुविधा देने के लिए ही हमने अपना YouTube चैनल सुरभि क्लासेज स्टार्ट किया है, शुरुआत की है इसकी। तो हमें आशा है कि इससे आपको लाभ मिलेगा। हम जो भी मैटर पढ़ाएंगे इसकी जो PDF होगी वो आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है सुरभि क्लासेज सुल्तानपुर, उससे जुड़िए। उसमें आपको इस पूरे मैटर की PDF प्राप्त हो जाएगी। पूरी विषय वस्तु आपको वहां से प्राप्त कर सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब जो इसी क्रम में हम आगे व्याकरण शुरू करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।